हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ। फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रश्वास के द्वारा वायुमंडल से हमारे फेफड़े के वायु कोशिकाओं में पहुंचती है। हम लोग देखे थे कि हमारे फेफड़े में लगभग 3 × 10⁸ वायु कोष्ठक होते हैं, है ना। वायु कोष्ठ होते हैं 3 × 10⁸ दोनों फेफड़ों में मिलाकर। इन वायु कोष्ठ के चारों तरफ यहाँ पर रक्त केशिकाओं का, फेफड़े के अंदर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं पिछले वीडियो में कि प्रश्वास के द्वारा वायु कहाँ पहुँचती है, फेफड़े के वायु कोशिकाओं में पहुँच जाती है। और वायु कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, तो फेफड़े के अंदर वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। तो पहले क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, जिसे हम लोग सीरिये रक्त भी कहते हैं, सीरिये रक्त कहेंगे या फिर अनऑक्सीकृत रक्त कहेंगे। ठीक है, तो अनऑक्सीकृत रक्त कहाँ पहुंचता है, पहले हृदय में पहुंचता है और हृदय फिर उसको पंप करके फेफड़े को भेजता है। तो जब फेफड़े में जाएगा तो यह फेफड़े में पहुंचता है कहाँ, रक्त केशिकाओं में। अच्छा, रक्त केशिकाओं में पहुंच जाएगा ये रक्त। ये अनऑक्सीकृत रक्त कहाँ पहुंच गया, फेफड़े की रक्त केशिकाओं में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वायु कोशिकाएं हैं, आपको पता है कि यहाँ वायु कोशिकाएं हैं। वहां पर क्या है, वायु मौजूद है, वायु मौजूद है। हम लोग जानते हैं कि उस वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है और वही वायु हमारे फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंचे तो उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो ये आपका अनऑक्सीकृत रक्त जो पहुंचा है फेफड़े में, फेफड़े की रक्त केशिकाओं में, वह उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम, ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और इसमें यहाँ जो आपकी रक्त केशिकाओं में जो रक्त आया है अनऑक्सीकृत रक्त, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस पे दबाव बनेगा। आप समझ रहे ना कि वायु कोशिकाओं में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन, आंशिक दबाव किस पे पड़ेगा, उसके सिराओं के अंदर रक्त जो है सीरिये रक्त पे पड़ेगा। तो इस पे पड़ेगा तो जिसके कारण से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा विसरित होकर वायु कोशिकाओं से सीरिये रक्त में चला जाता है। वायु कोशिकाओं से कहाँ पहुंच जाता है, तो हृदय के सीरिये रक्त में पहुंच जाएगा। और जब सीरिये रक्त में पहुंच जाएगा तो सीरिये रक्त में जब पहुंचेगा तो हम लोग जानते हैं कि जो रक्त के अंदर रेड ब्लड सेल होता है, RBC, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स जिसे कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे कहते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको पता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन उस सीरिये रक्त में जो अब यहाँ से ऑक्सीजन उसमें आ गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा रक्त परिसंचरण के द्वारा, यानी कि फिर ये रक्त परिसंचरित हो जाएगा, फेफड़े से आगे बढ़ेगा और फेफड़े से आगे बढ़ के कहाँ आएगा, हृदय में आएगा और हृदय से फिर ये क्या हो जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। तो शरीर के विभिन्न भागों में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों में कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा। और हम लोग जानते हैं कि अब जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आपका ऑक्सीजन को लेकर आया है, तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बन चुका है,
आरबीसी के अंदर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूट जाएगा प्रत्येक कोशिका में आकर और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दे देगा। और ये जो ऑक्सीजन जो है इस तरह क्या पहुंच जाएगा, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाएगा। देखो कितनी लंबी क्रिया होती है। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में जब हीमोग्लोबिन पहुंच जाएगा तो भोजन के अणु क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, भोजन के अणु जो है यानी कि जो ग्लूकोज पहुंचा है, हम लोग देखे थे ना पोषण के अंदर ग्लूकोज जो पहुंचता है, तो वहां पे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कोशिका के, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण करके उसे एटीपी में ऊर्जा प्रदान करेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वहाँ ऊर्जा प्रदान करेगा। अच्छा, और ये जो वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण क्रिया के द्वारा रक्त में चलाएगा। किस में चलाएगा, रक्त में चलाएगा। और रक्त में जब ये चलाया जाएगा तो अब वो जो रक्त में चलाएगा तो वह अनऑक्सीकृत रक्त हो गया। ठीक है, अब जब वह रक्त में चलाया तो वह रक्त फिर यह रुधिर में हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा कि फिर रक्त परिसंचरण के द्वारा यह कहाँ पहुँचेगा, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त परिसंचरण, रक्त में चलाएगा और रक्त परिसंचरण के द्वारा फिर ये हृदय में पहुँचेगा, और फिर ये हृदय से कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में जाकर यह क्या करेगा, यह फेफड़े में जाएगा जो इसके सीडीए रक्त यानी कि जो अनऑक्सीकृत रक्त है जो पहुंचा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोशिका की अपेक्षा, वायु कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो वायु कोशिका में जो पहुंचा है आपका रक्त, वायु कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जो हमारा रक्त केशिकाओं में जो रक्त जा रहा है उसमें अनऑक्सीकृत रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण इसका दबाव अधिक पड़ेगा और यह क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर वायु कोशिका में चला जाएगा, और वायु कोशिका के द्वारा फिर ये क्या हो जाएगा, वायु कोशिका में जाकर फिर यहाँ से यह उच्छ्वास के द्वारा क्या हो जाएगा, श्वास नाली से होते हुए नासिका से हमारे बाहर, नासिका द्वार से हमारे नासिका छिद्र से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यह क्रिया पूर्ण होती है। तो चलिए पूरे डिटेल में इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली से होते हुए, श्वास नली से होती हुई, ऐसे लिख सकते हैं, या होते हुए फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से हृदय
फेफड़े को पंप कर देता है या भेज देता है, फेफड़े को भेज देता है, भेज देता है, भेज देता है। ठीक है। अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं, वायु कोशिकाओं, कोशिकाओं के चारों ओर, चारों ओर स्थित, चारों ओर स्थित, चारों ओर स्थित रक्त केशिकाओं में, रक्त केशिकाओं में, रक्त केशिकाओं में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित, वायु कोशिकाओं में स्थित, वायु कोशिकाओं में स्थित, वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में, वायुमंडलीय हवा में करीब करीब 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि जबकि रक्त केशिकाओं, रक्त केशिकाओं में स्थित स्थित अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। तो जिसके कारण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि दाब बढ़े, ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं, कोशिकाओं से अनऑक्सीकृत रक्त में होता है, अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत रक्त में हो जाता है या होता है। ठीक है। यहां क्या होता है, या लिख सकते हैं कि यहां रक्त में स्थित आरबीसी के हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से संयोग कर, संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित, परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं, जो रुधिर परिसंचरण, परिसंचरण के द्वारा हृदय से होते हुए, हृदय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में स्थित, विभिन्न भागों में स्थित, विभिन्न भागों में स्थित
कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, समझ गए? अच्छा, जब शरीर के विभिन्न भागों में क्योंकि कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे लिखेंगे यहाँ कोशिकाओं में यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो सोच लो इस तरह से ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और इस ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है, तो जहां इसका उपयोग भोजन अणु यानी कि ग्लूकोज लिख सकते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न या ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, ऊर्जा उत्पादन होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसके पश्चात ऊर्जा उत्पादन के पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर केशिकाओं के रक्त में पहुंच जाता है या पहुंचता है। यहाँ यह रुधिर के हीमोग्लोबिन रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो परिसंचरण के द्वारा यानी कि रक्त परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसी रूप में फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों की अनॉक्सीकृत रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों ऐसे कर देते हैं, आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा काफी अधिक होता है।
क्योंकि वायुमंडल में कम ना होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और ये जो आपका अनऑक्सीकृत रक्त है इसमें अधिक है, अधिक होता है। तो जिसके कारण क्या हो सक जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहां से उच्छ्वास के द्वारा इसे श्वास नली तथा नासिका द्वार द्वारा या नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। श्वसन की क्रिया में श्वसन गैसों का आदान प्रदान इसी तरह से होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही रहने देते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।